हेलो डियर लर्नर्स। मैं आपके लिए एक क्लास लेके आई हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो यूनिट 1 है यूजीसी नेट पेपर 1 की। उससे क्लास स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो पब्लिक नोटिस है, जून 2023 में हमारा जो नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए आप अगर अभी से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तब जाके आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी। ओके, यहाँ पे जो यूजीसी ने एनटीए ने मिल के जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था वो 5 जनवरी को, उसमें उन्होंने एग्ज़ाम की डेट भी दे रखी है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजीसी नेट जून 2023 विल बी कंडक्टेड एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। जो यूजीसी नेट जून 2023 साइकिल विल बी कंडक्टेड बिटवीन 13 जून एंड 22 जून 2023। ओके, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की है, बिकॉज आप डेज काउंट कर सकते हो, 70 to 80 डेज ही हैं आपके पास। स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अभी हम बात करते हैं जो यूजीसी का सिलेबस है नेट के लिए, स्पेशली पेपर 1 के लिए। पेपर 1 आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिएगा। इसमें आपकी यूनिट्स हैं 10 यूनिट्स, और अलग अलग यूनिट्स हैं। यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका सिलेबस है ये टीचिंग कॉन्सेप्ट, objectives, level of teaching, memory, understanding and reflective, characteristics and basic requirement। फिर learners की characteristic of adolescent, adult learners, individual differences, factors affecting teaching related to teacher, learner, support material, instructional facilities, learning environment and institution, and method of teaching in institution of higher learning, teacher centered versus learner centered method, offline versus online method, स्वयं प्रभा, MOOCs, etc. Teaching support system, traditional, modern and ICT based. Evaluation system, elements and types of evaluation in choice based, credit system in higher education, computer based testing, innovation in evaluation system. Okay, these were the main headlines which are given in your syllabus, and we are going to learn one by one each and every topic of unit 1. Okay, ये आपकी यूनिट्स हैं। एक बार अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। सेकेंड यूनिट है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर है आपका कॉम्प्रिहेंशन, देन कम्युनिकेशन, फिर है आपका मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, then your logical reasoning, then data interpretation, then information and communication technology, then people development and environment, ये बहुत वास्ट यूनिट है, then higher education system. Of course, you are going to become professor after clearing NET, assistant professor or lecturer. So you must know the higher education system of our country. Okay. यहाँ पे 5 questions each carrying 2 marks are to be set from each module। जो भी आपकी 10 units हैं उनमें से 5 questions आएंगे हर एक यूनिट के, और हर एक यूनिट में से, और एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, देन इट विल बी योर 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, दैट विल बी योर 100 मार्क्स। ओके, पेपर 1 विल बी योर 100 मार्क्स एंड you have to score at least 70 to 80 marks in paper 1 so that you can clear your JRF। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना यूनिट 1 जो पेपर 1 का है, दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। और उसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है एजुकेशन,
अच्छा, टीचिंग से पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि एजुकेशन क्या होती है। ओके, तो चलिए देखते हैं। एजुकेशन इज सिंपली द सोल ऑफ अ सोसाइटी एज इट पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये बोला है G.K. चेस्टर ने। तो एजुकेशन क्या है? सोसाइटी की सोल है, क्योंकि हम ये जो एजुकेशन है हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ द सक्सेसफुल एंड लर्न सोसाइटी। ओके, अगर हर एक पर्सन सोसाइटी का एजुकेटेड होगा तो हमारी सोसाइटी की एजुकेशन है, जो फाउंडेशन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और सक्सेसफुल होगी। इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। जो सोसाइटी की जो सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन। और मैं बता देती हूँ आपको, जैसे APJ अब्दुल कलाम ने बोला है, टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स द कैरेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल। इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ टीचर देन यू मस्ट नो द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। ओके, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स मैंने लिखी हैं: एजुकेशन, टीचर, लर्निंग, इवैल्यूएशन एंड रिसर्च। सो ये पांचों टर्म्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसी? जैसे एजुकेशन क्या करती है? एजुकेशन नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र करती है टू मेक आवर सोसाइटी अ बेटर प्लेस एंड इन अ फॉर्मल मैनर। अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर फंक्शंस एज द फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज। ओके, और लर्निंग की अगर हम बात करें तो लर्निंग क्या होता है? लर्निंग इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ टीचिंग प्रोसेस। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम करते हैं इवैल्यूएशन। इट इज़ ऑल्सो डन टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। ओके, अगर आप स्टूडेंट को इवैल्यूएट ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो लर्निंग आउटकम्स डिसाइड किए थे पहले, वो आप अचीव कर पाए हो या नहीं। ओके, सो रिसर्च एड्स टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। जो आपकी नॉलेज पहले से ही है, एग्जिस्ट करती है, उसमें कुछ ऐड ऑन करना हम वो कैसे कर पाएंगे? हम वो रिसर्च से कर पाएंगे। ओके, सो चलिए यहाँ पे देखते हैं मेजर अप्रोचेस इन एजुकेशन सेक्टर। ओके, सो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ओके, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो मेन वो सब्जेक्ट्स आए कहाँ से हैं? अगर आपने एजुकेशन देखा है, अगर आपने साइकोलॉजी देखी है, मैथमेटिक्स पढ़ा है या कोई और सब्जेक्ट पढ़ा है, ओके, सो जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हमारे निकल के आए हैं वो एक मेन सब्जेक्ट्स के निकल के आए हैं, एंड दैट इज़ योर फिलॉसफी। ओके, तो फिलॉसफी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट। All aspects of education such as aims, objective, curriculum, teaching methods, teacher, textbook and discipline is required after discipline influenced by philosophy. Okay, so यहाँ पे जो 3 बेसिस हैं एजुकेशन के, 3 बेसिस ऑफ एजुकेशन की हमें क्यों एजुकेशन चाहिए, ओके, इसका जवाब फिलॉसफी देती है। ओके, और कैसे हमें एजुकेशन कैसे चाहिए या कैसे प्रोवाइड की जाए, उसका जवाब हमें साइकोलॉजी देती है। और हमें क्या चाहिए, व्हाट इज़ डिसाइडेड बाय द सोशल नीड्स। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो किन चीज़ों पे बेस्ड है? वो 3 चीज़ों पे बेस्ड है। दैट एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल आस्पेक्ट्स। सो वेस्टर्न फिलॉसफी में जो फादर ऑफ एजुकेशन किसको बोला गया है? दैट इज़ सोक्रेट, और हिंदी में सुकरात हम बोलते हैं। ओके, प्रोनाउंस करते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट अप्रोचेस हैं एजुकेशन सेक्टर को लेके, वो हम डिस्कस करेंगे। हमने देख लिया कि क्या क्या बेसिस हैं एजुकेशन के। तो है यहाँ पे आइडियलिज्म। ओके, सो आइडियलिज्म
let us look at the basic aspect of philosophy that becomes the basis of education. Okay, so idealism का मतलब होता है माइंड एंड सेल्फ. ओके, रिफ्लेक्ट्स स्पिरिचुअलिज्म. द यूनिवर्सल माइंड और गॉड इज सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. ओके, गॉड को इसमें सेंट्रल माना गया है. The universal mind or God is central in understanding of the world. God is the source of all creation. God is the source of all creation, and knowledge, spirit and mind constitute reality. So, और values आपकी absolute रहती हैं, eternal रहती हैं और unchanging रहती हैं यहाँ पे idealism के अंदर. ओके, सो जो इसके मेन प्रोपोनेंट्स हैं वो हैं फ्रोबेल, कांट, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंदा, श्री अरबिंदो. सो दीज वर द प्रोपोनेंट्स ऑफ आइडियलिज्म. ओके, सो आइडियलिज्म में क्या बोलता है कि जो आपके रियल नॉलेज है जो माइंड में परसीव होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस नॉलेज से जो हम सेंसेस के थ्रू गेन करते हैं. ओके, so man has a superior nature that is expressed in the formal of intellectual culture, morality and relation. Okay, so that was idealism. Next is naturalism. Naturalism में ये आइडियलिज्म का कॉन्ट्रेरी है. ओके, नेचुरलिज्म इज अ फिलॉसफी दैट बिलीव्स नेचर अलोन रिप्रेजेंट द इंटायर रियलिटी. ओके, नेचर अलोन रिप्रेजेंट द इंटायर रियलिटी. इट टेक्स इनटू अकाउंट नेचुरल मैटर, नेचुरल फोर्स एंड नेचुरल लॉज. सिर्फ नेचर के बारे में हम बात करते हैं इसमें. ओके, सो आवर सेंसेस आर द गेटवे टू नॉलेज. ओके, तो यहाँ पे आइडियलिज्म में क्या था, हम सिर्फ गॉड के बारे में बात कर रहे थे. हम सेंसेस से जो हमें नॉलेज गेन हो रही थी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे. सो यहाँ पे नेचुरलिज्म में क्या होगा, जो सेंसेस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज को गेन करने के लिए. एंड नेचर इज़ द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज. ओके, द माइंड इज सबॉर्डिनेट टू नेचर एंड द एजुकेटिव प्रोसेस मस्ट बी प्लेजरेबल एंड सेट इन नेचुरल सराउंडिंग्स. ओके, सो इसके जो प्रोटेगोनिस्ट हैं वो है टैगोर, रूसो एंड हर्बर्ट स्पेंसर. Next is pragmatism. Pragmatism is a Greek word which means practice or action. Okay, so here we focus on the word utility. Okay? Utility, whatever is useful is good and whatever is good is useful. Okay, ये बात इसमें बोली गई है. A pragmatist lives in a world of fact के वर्ल्ड में रहते हैं जो प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करते हैं. ओके, ये फोकस करते हैं एक्टिविटीज पे. नो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ लाइफ. ट्रूथ इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, ट्रूथ यहाँ पे पहले से जो बना हुआ है उस पर वो बिलीव नहीं करते, वो उसके पीछे फैक्ट ढूंढते हैं. अगर ऐसा है तो क्यों है. ओके, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. ओके, तो ह्यूमंस आर एक्टिव बीइंग्स एंड हैव द एबिलिटी टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स थ्रू द लॉजिक ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड साइंटिफिक मेथड्स. ओके, सो ऐसे जो थिंकर्स रहे हैं वो है आपका जॉन डेवी. सो जॉन डेवी is also known for developing the progressive schools, lab schools also. प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में इनका नाम काफ़ी फेमस है. एंड देन योर किलपैट्रिक. then he is the founder of the project method. Then Matt. Okay, so these were the main exponents of this philosophy, pragmatism. Next is constructivism. Learner actively construct knowledge. Okay, Jean Piaget and J.S. Brunner believe that learning involves an active processing of information and that each individual activity organizes and construct knowledge for itself.
सो लर्नर अपने आप में ही नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकता है, ये बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट। ओके, देर आर डेवलपमेंटल स्टेजेस फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो जीन पियाजे की ने जो 4 स्टेजेस दे रखी हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे, जिन्होंने बोला है कि इसी स्टेज पे जो एक लर्नर है या जो एक स्टूडेंट है या बच्चा है वो किस तरीके से सीखता है। सो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, accommodation and assimilation are basics to learning. Okay, a learner develops a new schema होते हैं new building blocks, okay, knowledge के through accommodation. Learner develops a new schema through accommodation. New experiences are assimilated into already existing schemas. Okay, हमारे पास जो already पहले से ही knowledge होती है उसमें नए एक्सपीरियंस ऐड होते हैं। ओके, अगर सिमिलर एक्सपीरियंसेस ऐड होते हैं तो उनको हम बोलते हैं असिमिलेशन। ओके, एंड इफ यू आर डूइंग और क्रिएटिंग न्यू स्कीमास, ओके, जो सेम स्कीमा है अगर आप उसमें कोई चेंजेस करके उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हो, उस नॉलेज को अडॉप्ट कर रहे हो, दैट इज़ योर अकोमोडेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज ह्यूमनिज्म, believes in the interest and welfare of human beings. Humanism is a reasonable balance in life and regards humans as the center and measure of all activities. ये humans, इसका जो सेंटर पार्ट है वो है ह्यूमन बींग्स। ओके, तो ह्यूमन बींग्स की जो इंटरेस्ट है, उसका वेलफेयर है, ये थ्योरीज या ये जो अप्रोच है ये ह्यूमंस पे फोकस करती है। ओके, सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, this is the form of learning is dependent on self actualization. okay, so इसमें क्या एडवोकेट होता है? इट एडवोकेट्स कोऑपरेशन, म्यूचुअल टॉलरेंस एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं वो हैं कार्ल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो। ओके, सो अब्राहम मैस्लो की आपने नीड हायरार्की की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। ओके, so this is humanism, one of the approach in education sector. Next is rationalism. Rationalism means the knowledge seeker who believe in reason and logic. Rationalists claim that there are significant ways through which our concept and knowledge gain independently through our sense experience. Okay, सो ये जो है इसमें अंदर क्या आता है, आपका रीज़न करते हैं, क्या कारण है, क्या लॉजिक है किसी भी चीज़ के होने के पीछे। ओके, नेक्स्ट इम्प्रेसिस्ट। सो इम्प्रेसिस्ट का मीनिंग होता है एक्सपीरियंसेस। ओके, सो इसमें क्या क्लेम होता है कि दैट सेंसरी एक्सपीरियंसेस, जो हमारे सेंसेस के एक्सपीरियंसेस होते हैं, आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल आवर कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज। जो भी हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम अपने सेंसेस के एक्सपीरियंसेस के बेस पे गेन करते हैं। ओके, next is existentialism. Existentialism means it is a philosophy and emphasizes individual existence, freedom and choice. So individuals जो हैं वो अपनी लाइफ में अपना मीनिंग खुद क्रिएट करते हैं, अपनी लाइफ का मीनिंग खुद क्रिएट करते हैं। This emphasizes the uniqueness and isolation of the individual experience in a hostile or in different universe. Okay. Next is your behaviorism. Behaviorism में क्या अज्यूम किया गया था कि जो लर्नर है वो एक पैसिव ऑर्गेनिज्म है। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड कि पैसिव ऑर्गेनिज्म है लर्नर एंड हु मे बी कंडीशनड, जिसको कंडीशनड किया जा सकता है टू लर्न न्यू बिहेवियर, नए बिहेवियर को लर्न करने में। ओके, सो इसके जो हैं प्रोपोनेंट्स
ऑफ बिहेवियरिज्म वो हैं E.L. थॉर्नडाइक एंड B.F. स्किनर, पैवलोव, वॉटसन। अगर आपने लर्निंग की थ्योरीज पढ़ी होंगी बिहेवियरिज्म वाली, तो जैसे E.L. थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, B.F. स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, पैवलोव वॉटसन ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। सो ये सारी थ्योरीज में क्या बोला गया है कि जो लर्नर है वो पैसिव है, ओके, उसको हम कंडीशन कर सकते हैं। कुछ भी अगर हमें बिहेवियर लेके आना है, उसके अंदर कोई नया बिहेवियर लेके आना है या कोई पुराना बिहेवियर हमें हटाना है, तो हम उस चीज़ को कंडीशन कर सकते हैं, ओके। दैट इज ऑल द बिहेवियरिज्म टेल्स। नेक्स्ट, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इट बिलीव्स दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ओके। ये बोलता है कि जो हमारे पार्ट्स होते हैं और उनको जोड़ के जो एक बड़ी चीज़ बन जाती है, वो बड़ी चीज़ उन पार्ट्स से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लें, इन द ह्यूमन बॉडी देयर आर सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, सिस्टम्स एट्सेट्रा, एंड द सम ऑफ ऑल दीज कॉम्पोनेंट्स, अगर हम सारे कॉम्पोनेंट्स को सम कर दें, जो बनती है एक ह्यूमन बॉडी, वो greater than है the sum of its parts, okay, because the parts are interrelated to each other, okay? इससे क्या होता है, एक सिनर्जी क्रिएट होती है, ओके। सो यहाँ पे हम परसेप्शन को सिग्निफाई करते हैं, ओके। और जो लर्निंग होती है वो हमारी इनसाइट लर्निंग होती है। इट ऑल्सो श्योर दैट कॉम्प्लेक्स लर्निंग नीड नॉट अकर ग्रेजुअली थ्रू लेंदी प्रैक्टिस। जैसे E.L. थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ प्रैक्टिस दिया था कि हमें कुछ भी सीखना है तो उसकी प्रैक्टिस हमें बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो ये बोलते हैं कि हमें कुछ ज़्यादा समय के लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी इनसाइट से भी चीज़ों को सीख सकते हैं या लर्निंग को डेवलप कर सकते हैं। सो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से एक चीज़ निकल के आई थी, दैट इज़ योर इनसाइट लर्निंग। नेक्स्ट इज एक्लेक्टिक फिलॉसफी। एक्लेक्टिक का मतलब होता है कंबाइन कर देना, ओके, फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। जो अभी तक हमने कितनी सारी अप्रोचेस पढ़ी हैं एजुकेशन सेक्टर में, जैसे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म, अगर हम इन सारे सोर्सेज को फ्यूजन ऑफ नॉलेज कर दें, अगर हम मिला दें, सो दैट विल बी योर एक्लेक्टिक फिलॉसफी। इट इज़ अ peculiar system of educational philosophy that combines all good ideas and principles from various philosophies, okay। so एजुकेशन में कई सारी फिलॉसफीज़ हैं एंड हर एक फिलॉसफी ने एजुकेशन का जो सेक्टर है उसमें कंट्रीब्यूट किया है, ओके। सो हर एक फिलॉसफी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसका कुछ कंट्रीब्यूशन भी है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ओके। सो नॉट ऑल्सो अ सिंगल फिलॉसफी कैन नॉट बी अप्लाइड सक्सेसफुली इन ऑल सिचुएशन बिकॉज द वर्ल्ड एंड इट्स वैल्यूज़ आर कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग। जो हमारा वर्ल्ड है और उसकी वैल्यूज़ है कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही हैं, ओके। तो इसीलिए हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को भी टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और प्रोपोनेंट्स के नाम मैं आपको बता रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या है इम्पोर्टेंट। सो बेसिक एजुकेशन है वार्दा एजुकेशन सिस्टम। हु इज़ द प्रोपोनेंट? महात्मा गांधी। एंड लर्निंग मस्ट टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर, दैट प्रोपोनेंट इज रविंद्रनाथ टैगोर। एक इंटीग्रल एजुकेशन किसने दिया था? इंटीग्रल एजुकेशन श्री अरबिंदो। देन फोकस ऑन द स्पिरिचुअल आस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, John Dewey. And then self education through development of individuality, Maria Montessori. Then kindergarten, focus on self activity, creativeness and social cooperation, that is Froebel, okay। सो नेचर इज़ द ओनली टीचर, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बोला और रूसो ने भी बोला है, ओके। सो उसको भी याद कर लीजिएगा। So thank you for watching the video. If you like the concept,
Please do like, share and subscribe my channel. I will be bringing the more interesting content for you so that you will be getting success in clearing your JRF. Thank you.